जिस तरह से वो बड़ा मेहनत करती हैं और गवर्नमेंट की तैयारी, पूरी तैयारी के साथ किसी भी इशू पर वो चीज़ें भेजती हैं कि मेरा राब्ता अपने क्लाइंट से नहीं हो पा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और सदीक साजिद साहब, हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट, और आगे जाके प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हसन जावेद साहब जो वकील रहे विक्टिम्स के उस्मान मिर्ज़ा केस में, उनसे हम इस केस के हवाले से बात करेंगे। अभी जिन मौज़ूआत पर बात होगी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ISI हेडक्वार्टर्स का आज दौरा किया। ये उनका पहला दौरा था जब से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम ने आपारा का चार्ज संभाला है, ISI का जब से चार्ज संभाला है। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा कुछ वफाकी वज़रा भी थे इम्पॉर्टेंट, और जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद थे। क्या वहाँ पर गुफ्तगू हुई होगी? एक प्रेस रिलीज़ आया जैसे थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होता है, लेकिन ये मुलाकात बहुत अहम है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ जो आज कौमी असम्बली के अंदर जिस तरीके से अपोजिशन और हुकूमत आपस में लड़ते झगड़ते रहे, फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब की एक मुलाकात हुई और उसके बाद उनकी प्रेस टॉक भी हुई। मौलाना ने उस गुफ्तगू में ये कहा कि हमें फ़ौज मंजूर नहीं है बतौर निगरान जो KPK के इलेक्शंस का, बलदियाती इलेक्शंस का दूसरा मरहला है, और साथ बड़े पुरएतमाद थे दोनों। 25 जनवरी को PDM का सरबराही इजलास। मुलाकातों की ख़बरें हैं। शहर इक़्तिदार जो है इस वक्त बेपनाह स्पेकुलेशन है, हर तरफ से कंस्पिरेसी थ्योरी है, नई नई कहानी, और जिस आदमी से मिलें वो ऐसा लगता है कि जैसे अभी वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिल के आया है, या आर्मी चीफ़ से मिल के आया है, या DG ISI से मिल के आया है, और ऐसी ऐसी कहानी पेश की जा रही है। बिल्कुल बटे हुए हैं सहाफ़ी भी और बटे हुए हैं दानिश्वर भी, और अपने आप का उनका दावा भी ये है कि हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अपना अपना चूरन सब बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे चूरन जो हैं और ये जो मुतंजन सारी बनी हुई है कंस्पिरेसीज़ की, इस पर भी बात करेंगे। साजिद साहब विटनेस हैं बहुत सारी चीज़ों के, लोगों से इनकी गुफ्तगू भी हुई है। तो सबसे पहले तो ये जो आज ISI हेडक्वार्टर्स में जो दौरा हुआ, बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा, इसमें जो रीजनल सिचुएशन है उस पर बात हुई है, इसमें जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी, और इसमें बुनियादी तौर पर एक ये पहला इंटरेक्शन था वज़ीर-ए-आज़म का। ISI हेडक्वार्टर्स आए वो, जब से मौजूदा जो नए ISI चीफ़ आए हैं, तो ये पहले ही उनके साथ एक ब्रीफिंग थी, वेरी सिग्निफिकेंट। और एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, फ़र्क नज़र आ रहा है। माजी में जब तस्वीर रिलीज़ की जाती थी तो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ साथ उनकी तस्वीर भी होती थी। इस दफ़ा जो DG ISI की भी तस्वीर नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो उनके वज़रा गए थे उनकी भी तस्वीर शाया नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से ये प्रेस रिलीज़ आया, और जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म साहब की तस्वीर ज़रूर आई चलते हुए, गुफ्तगू करते हुए, लेकिन बाकायदा इजलास की शायद कोई तस्वीर नहीं आई। वेरी सिग्निफिकेंट है। सदीक साजिद साहब, वैसे हमने ये देखा है कि जो बैरूनी दुनिया से अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पर जो इंटेलिजेंस के सरबराह होते हैं वो ज़्यादा अमूमी तौर पर वो मीडिया में नहीं आते, उनकी तस्वीर भी नहीं आती, बिल्कुल वो बैकग्राउंड में रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे से तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये जो नए DG ISI आए हैं तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, और उनका जो काम है जिस तरीके से होना चाहिए था। तो खैर ये जो तस्वीरें रिलीज़ हुई हैं ये तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से हुई हैं, लेकिन वैसे भी हमने कहीं DG ISI की तस्वीर नहीं देखी एक्शन में कोई काम करते हुए, देखते हुए। व्हाट डू यू से? ये बिल्कुल आपने सही कहा समीर साहब, और ये जो मौजूदा DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल नवीद, इन्होंने ख़ुद भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनकी तस्वीर जो है वो किसी भी मीटिंग की, ना वीडियो या जो तस्वीर है वो जारी ना की जाए। अच्छा, एक मैं तस्वीर कर दूं थोड़ी सी कि ये भी जो पिक्चर दिखाई गई है ये फाइल फुटेज है। मैं माजरत खाऊं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने कोई जो मौजूदा जो इस दफ़ा जो ISI हेडक्वार्टर में जो
दौरा किया आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उसकी वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने कोई तस्वीर रिलीज़ नहीं की। अमूमी तौर पर ये होता है, लेकिन बहरहाल ये एक तरह से इन कैमरा सेशन है और अगर इसकी तस्वीर ना भी आए तो ये कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन है ये सिग्निफिकेंट वर्थ नोटिंग ये बात। जी बिल्कुल। और आपने पिछले दिनों भी देखा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास था उसमें ये मौजूद थे, लेकिन जो तस्वीर जारी की गई थी या वीडियो जारी की गई थी उसके शुरा में इनको जो है वो नहीं दिखाया गया था। वो भी इसी वजह से कि उन्होंने खुद ही कहा शायद वो फाइल फुटेज हो तब भी। जी, तो तब भी वो यानी अवॉइड कर रहे हैं, which is ये बेसिकली बिल्कुल आप उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो अमूमी तौर पर जैसे अमेरिका में भी है, बरतानिया में भी है और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं कि वहाँ पर जो इंटेलिजेंस के सरबराहान हैं वो अपनी पब्लिसिटी और अपना ज़्यादा वो उनका हर तरफ नज़र आना, दे डोंट लाइक दैट। और ये भी एक वजह हो सकती है समी साहब के इस अदारे के सिक्योरिटी पर्पस भी इसका हो सकती है, एक वजह इसकी है। और फिर जो पिछले हवाले से जो कुछ कहा जा रहा था, बहुत सी बातें की जा रही थी, तो उसको भी एक तरह का ज़ाहिर है कौमी सलामती का और इंटेलिजेंस का सबसे प्रीमियरी हमारा इदारा है, तो उसकी अपनी भी उसकी जो सेंटिटी है उसको बरकरार रखने के लिए ये लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इस इदारे को एक बहुत ज़्यादा कॉशियसली ये कोशिश की जा रही है कि ये किसी कंट्रोवर्सी में ना जाए। और आज हमें एक चीज़ नज़र आई कि उसमें जब मौलाना फजलुर रहमान साहब गुफ्तगू कर रहे थे मुलाकात के बाद, तो उसमें उन्होंने भी आज ये बात कही कि जिन इदारों पर हम तनकीद करते थे, पेशावर के इलेक्शंस में आपने देखा कि वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं थी और जो नताइज आए वो सही आए, और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह ही की बात होगी। तो एक हमें ये नज़र आ रही है अपोजिशन में भी एक ये बात कि जो माजी में जिस तरीके से वो बिल्कुल ऑल ऑफ ए सडन टाइम भी नाम ले देते थे इदारों के सरबराह का, थोड़ा हमें वहाँ पर भी रिस्ट्रेन नज़र आ रहा है। राइट? जी जी बिल्कुल। और अब ये अभी तो वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करते जो उस तरह के अल्फाज पहले इस्तेमाल किए जाते थे। अभी सिर्फ वो इदारे कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी यही कह रहे हैं, शबाशी भी यही बात कर रहे हैं, और मरीम नवाज बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं, नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं। वैसे मरीम भी एक बड़ी ओबीडियंट उनका ये एक कैरेक्टर नज़र आया है कि जब अबा जी या चाचू कह दें कि अब सूरत हाल ऐसी है तो बिल्कुल मुंह पे टेप लगा लेती हैं, और ऐसी ज़बरदस्त टेप के बिल्कुल आवाज़ निकलती नहीं, तो दम भी घुट जाता है उनका। एटलीस्ट आज आपने मान लिया कि वो इतनी खुदसर नहीं है, उनको पता कि पॉलिटिक्स कैसे करनी है। एटलीस्ट आपने मान ली ये बात। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर। जी नहीं देखें, लाहौर में देखें, खानेवाल का ज़िमनी इलेक्शन देखें, फिर राना सनाउल्लाह का बयान देखें, ख्वाजा आसिफ का देखें, उन्होंने भी बोला कि दायरे इसमें न्यूट्रल रहे हैं। ये वो लोग उन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ जो बाकायदा माजी में इन इदारों की शख्सियात के नाम लेते थे, और नवाज शरीफ को तो आपको पता ही है। अच्छा, ये अब ये जो बात है, आप ये जो बात कर रहे हैं, तहरीक-ए-इंसाफ वाले इसको कहते हैं कि ये ऑफ द रिकॉर्ड के भाई जी कुछ ना कुछ हो रहा है, वरना ये सब इतने खामोश क्यों हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। और आज आप आकर उस दिन बोला है ना, सामने कहा है कि डील वाली बात की उन्होंने, कि ऐसे तो नहीं आएंगे, अगर आएंगे कोई ना कोई डील तो जरूर। अच्छा, एक और बात जो सदीक साजिद, मैं आपके साथ अभी आने से पहले भी ये बात हो रही थी, मुख्तलिफ लोग अपना जो बयान करते हैं एक्सपीरियंस, कि पार्लियामेंट हाउस में जब वज़रा के कमरों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो जो वज़रा हैं बहुत सारे, वो ऐसा लगता है कि उनका जहन कहीं और है, बुत वहाँ पर मौजूद है, परेशान है, जल्द अज जल्द जो उनके दोस्त साथी आए हैं उनके काम करने के चक्रों में है। एक अजीब सी फिजा लोग बयान करते हैं। डिड यू फील दिस वे? क्योंकि आप तो जाते हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ जाते हैं बल्कि ये समी साहब वहाँ पे देखते हैं, विजिट भी किया। एक सरासमीगा का आलम है कि ये समझ नहीं आ रहा, अगर वो आए भी हुए हैं, गेस्ट मिल रहे हैं, उनको कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी ये चाय, पहले तो चाय होती थी, केक आ रहे हैं जनाब, बिस्किट आ रहे हैं, अब वो भी कहते हैं ये जल्दी जल्दी निकलें, और वो चैम्बर्स की तरफ जाना भी एक अजीब सी कैफियत है, कोई समझ नहीं आ रही, और को वो परेशान है सारे। अभी फिर मैंने वो सेक्रेटेरिएट के जो लोग हैं नेशनल असम्बली के और सेनेट के, उनके लोगों से, आला अफसरान से भी पूछा, उन्होंने एक समी साहब नई बात की। उन्होंने कहा जी अब हम वेट एंड सी की पॉलिसी पे हैं, तो इसका मतलब है उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ जो है वो होने वाला है या होने जा रहा है किसी न किसी जगह के ऊपर। और ये वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज, और फिर देख लें कि मेम्बरान जो खुद आपस में वहाँ पे डिस्कशन लॉबीज़ में करते हैं जाके, सबको पता है। आज मेरी 2 हुकूमती इत्तेहादियों से बात हुई, दोनों MNA से, मैंने कहा जी कल वो पास करवा रहे हैं मिनी बजट बोर्ड देंगे। उन्होंने कहा भाईजान
अगर मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछे तो मैं बिल्कुल वोट ना दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अगर मैं अब्सटेन जानबूझ के हो गया, इन्होंने मुझे नाहल करार देना, वो जो एक नई शेख रज़ा रब्बानी के दौर में आ गई थी, वो इसमें तो हमें जो है वो देना पड़ेगा। सलाहुद्दीन की तकरीर देख लें आप, जो MQM के हैं, आज उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ कहा जाता है जी हाथ खड़ा करें और इसके ऊपर वोट दें। चीज़ें चल रही है, आप कह रहे हैं ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ नहीं समी साहब, काफ़ी कुछ हो रहा है। ये जगह, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा है ISI हेडक्वार्टर्स का, उसने आज बहुत सारी क्या सराहियों को ख़त्म किया है। क्योंकि मैं ख़ुद, मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे कि जी ये ख़बरें नहीं आई, कोई मुलाकातें नहीं हो रही, कोई बीच में कोई गैप आ गया है जी, डिस्टेंस हो गया है जी। लेकिन आज बिल्कुल उसी अंदाज में जो आज से जो पुराने जो DG ISI थे उनके ज़माने में जो होता था, बिल्कुल उसी तरह से वज़ीर-ए-आज़म अपने इम्पोर्टेंट साथियों को लेके पहुँचे वहाँ पे। जनरल कमर जावेद बाजवा भी थे और नए चीफ भी थे, उनकी ब्रीफिंग्स, मुलाकात, ये वो जो सब कुछ हुआ, तो उससे वो जो एक तासुर था शहर में कि जी आपस में एक गैप आ गया, वो तासुर तो सदीक साजिद साहब, दैट हैज़ कम टू एन एंड। जी बिल्कुल, देखिए ये ऑपरेशनल मामला, सिक्योरिटी के मामला, इदारों के पेशा वराना मामला, और फिर सबसे बढ़कर ज़ाहिर है अभी एक नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी जो है वो मंजूर हुई है गुज़श्ता दिनों नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। उसमें एक बड़ा रोल हमारे इस कौमी सलामती के इदारे का भी है, दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से। फिर अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है, आपने देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की आज ही रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि कमो बेश 1 करोड़ के करीब जो अफराद हैं, ये 50 लाख के करीब अफराद हैं, वो तो बेचारे भूख से मुतासर होंगे। तो 4.5 अरब डॉलर उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर इनको मिलने चाहिए। ये अच्छा, इन सारी चीज़ों से पाकिस्तान बराह रास्त जो है वो मुतासर होगा, और इसी वजह से ये जो आज का जो दौरा है, आपने देखा प्रेस रिलीज़ भी 6-7 सत्रों की जो जारी हुई है, उसमें अफ़गानिस्तान का ख़ास तौर पर जो है वो जिक्र इंटरनल सिक्योरिटी और इसकी अहमियत इस वजह से भी एक देख लीजिए कि कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और उसके फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा जो है ISI हेडक्वार्टर का, ये आपने बिल्कुल बात ठीक है। वो जो दूरियाँ, ये वो सारी बातें, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये नज़र नहीं आता। बाद नज़र में तो ये सारी चीज़ें इस हवाले से ठीक नज़र आ रही है कि इदारों के दरमियान अब जब खुद DGSPR कहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान जो हैं वो आइन और कानून के तहत हुकूमत के मतहत हैं, तो ज़ाहिर इस किस्म की जब ब्रीफिंग्स रखी जाती है तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उन्होंने खुद भी इस खास का इज़हार किया होगा, तो मतलब अपडेट लेना, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जो। अच्छा, अब आ जाए ज़रा, जो आज मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब के बीच मुलाकात हुई है, उसमें सुना है कुछ हिस्सा वही था, और जो मुझे इतलात मिली हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब लेके आए एक तरह से पैगाम, और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठा एक चलाए, तहरीक चलाए, ये जो मार्च होना है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आपने बयान तो देख लिया उनका, वो कहते हैं कि हम PDM का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अगर वो PDM का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो वो अपना मेला लगाएं, हम अपना मेला लगाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा है, क्योंकि ख़बरें ये चल रही हैं सदीक साजिद शहर में कि आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हुई हैं, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आसिफ अली जरदारी पर ज़्यादा एतमाद का इजहार करती हुई नज़र आ रही है बनिस्बत शरीफ ख़ानदान के। तो शहबाज शरीफ साहब इस बारीकी को समझते हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ऑन बोर्ड हों, लेकिन फ़िलहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद उस अंदाज में उन्हें ऑन बोर्ड नहीं करना चाहते। क्या आपका ख्याल? ये आपकी बात ठीक है। और ये जो कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शहबाज शरीफ की मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी से हुई थी कौमी असम्बली के हाल में, उसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि इस प्लेटफार्म को आपने महंगाई मार्च का ऐलान किया है, यहाँ पे हम इकट्ठे हैं, तो बाहर ये मार्च कम अज़ कम जो है वो हम इकट्ठा कर लें। तो 27 फरवरी से भी हम भी हट सकते हैं, 23 मार्च से आप भी थोड़ा सा पीछे आ जाएं। तो उन्होंने कहा जी ये मामला मैं डिस्कस करूँगा। उसी में कहा था मौलाना शहबाज शरीफ ने कि मैं मौलाना फजलुर रहमान से, क्योंकि वो PDM के सरबराह, उनसे डिस्कस करूँगा। लेकिन इस दौरान कल वो एक स्टेटमेंट आ गई कि जब उनसे सवाल किया गया आसिफ जरदारी से कि क्या ये आप PDM में वापस जाना, तो उन्होंने कहा जी इसकी ज़रूरत नहीं है और हम जाना नहीं चाहते। तो उसके ऊपर आज उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने, उन्होंने कहा जी वो कहते हैं जी हम वापस नहीं आना चाह रहे, तो आप जो है वो उनको वो ये बात कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये सारी सिचुएशन जो है इसमें ज़रूरी है कि हम अपना करें, हम अपनी तैयारी करें। उन्होंने कहा जी वैसे भी जो सूबाई PDMs थी उन सब को जो है वो हमने कह दिया कि अपनी अपनी तैयारी की रिपोर्ट्स हैं वो 25 को जो जनवरी का जो इजलास है उसमें लेकर आए, क्योंकि हर जो तंजीम है सूबाई उसकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है।
और कह के कारकुन ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आने। तो कल के लिए भी जो पार्लियामेंट के सामने जो ये प्रेस जो ये व्हाट्सएप मैसेजेस जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है तमाम मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को कि वो पार्लियामेंट हाउस के सामने आएँ और वहाँ पर भी कोई गुफ्तगू वो जो होगी। ऐसा लगता है कि एक कल कोई एहतजाज हमें कोई नज़र आएगा कौमी असम्बली के सामने। कल है मुत्तहिदा अपोजिशन का, यानी कि जितनी भी और उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, मुश्तरका तौर पर इस एहतजाज की क़यादत करेंगे शहबाज शरीफ, रावल भुट्टो ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, मौलाना असद महमूद, ये सब जो लोग हैं। अख्तर मैंगल भी इस्लामाबाद पहुँच गए, हो सकता है कि वो भी होंगे कि वो भी अब अपोजिशन का हिस्सा ही हैं। तो वो इन्होंने कहा है कि क्योंकि कल शाम का सेशन है तो ये कल 1 बजे 12-1 बजे पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है। और नून लीग ने कहा जी हम अपने कारकुन भी लाएंगे, पीपल्स पार्टी वालों ने भी कहा है कि ये अरकान पार्लियामेंट और कारकुन उनकी बड़ी तादाद। मैसेज यही है कि मिनी बजट की मंजूरी के ख़िलाफ़ है, महंगाई के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है, यानी कि ये दबाव बढ़ाना चाहते हैं इसी तरह से मुख्तलिफ हवालों से। बाकी जो आपने ज़रदारी की हाई प्रोफाइल मीटिंग की बात की है, इस वक्त तो यही तो इशू है कि ज़्यादातर जो पलड़ा भारी हमें नज़र आता है वो आसिफ ज़रदारी का ही नज़र आता है। वो काफ़ी तेज़ी से जितनी, क्योंकि शहबाज शरीफ जो बात करते हैं ना समी साहब, शहबाज शरीफ का अलमिया ये है कि शहबाज शरीफ किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक यहाँ पर फैसला नहीं कर सकते। नहीं, एक मैं आपको बताऊं, फैसला भले ना भी कर सके लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो प्रिवेल कर गए। पहली दफ़ा मुझे आज सुनने को मिला है कि जिसमें इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान दोनों मिलकर ये बात कर रहे हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इन हाउस तब्दीली की जो ख़बरें हैं उनको हमेशा से रद्द किया है और नए इंतखाबात की बात की है। लेकिन आज शहबाज साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि जो 25 जनवरी को PDM का सरबराही इजलास होगा उसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से और ऐवान के अंदर इस हुकूमत को गिराने के हवाले से जो मामलात हैं उन पर फैसला किया जाएगा, उन पर सैर हासिल गुफ्तगू की जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ा चेंज नहीं है। आप जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, बिल आखिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मना लिया बज़ाहिर। तो ये लग रहा है, मैंने सुना है वो कह रहे थे कि जो पीपल्स पार्टी की तरफ से डेट आ रही है वो बड़ी रैशनल डेट है। इसका मतलब यही है कि नून लीग चाहती है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आगे गेम में कहीं पे भी हिस्सा अपना डाले। जी बिल्कुल, और ये नून लीग के बहुत से लोगों की ये अलीना ख्वाहिश है। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश नहीं थी। मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पर जरा आप बात करें कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है नून लीग की पॉलिसी में। नवाज शरीफ की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने मशरूत सिग्नल दिया है। और नवाज शरीफ तो ये कह रहे थे कि इनको 5 साल पूरे करने दो ताकि जब ये जाएं तो अवाम पूरी तरह जो है इनसे तंग आ चुके हों, हमारा जो सियासी जो फ़ायदा है वो हो, वोट बैंक हमें जो हमारा वोट बैंक है जो वो बेहतर हो। अगर हम इस वक्त 1.5 साल के लिए हुकूमत में आएंगे तो हमें क्या है, हमारे ऊपर भी वही मलबा आ जाएगा। फिर जब ये पता चला कि ये राब्ते हुए हैं, फिर उनसे आपको भी पता है कि मुलाकातें हुई, या सादक का आना जाना, बेशक बहुत कुछ होता रहा, और कुछ लोग उनसे मिले, कुछ बीच में ऐसे जो लोग जो राब्ता कार होते हैं वो जाकर मिले। उसके बाद अब 2-3 शराइत रखी हैं। नवाज शरीफ ने मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने कहा जी ठीक है जी हाउस तब्दीली ले आएँ, लेकिन वज़ीर आज़म नून लीग का नहीं होगा, आप अपना अपोजिशन की जमातें किसी को भी कर लें। और मेरी उन्होंने कहा जी तजवीज़ ये है कि वज़ीर आज़म जो भी हो वो 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो फिर इलेक्शन करवाए और हम जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन की तरफ जो है वो चले जाएँ। अब ये तो कोई नहीं सोच रहा ना कि अगर इमरान खान फारग हो गया या ये नई हुकूमत आगे बैठ गई तो इमरान खान ज़ाहिर है फिर चुप तो नहीं बैठेगा। पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब से बेहतरीन कोई वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब खुद भी कहते हैं कि मैं तमाम मामला को दुरुस्त कर सकता हूँ। लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म बनते हैं वो तो फिर 3 महीने के लिए बनेंगे, वो तो जो बाकी मुद्दत है उसके लिए बनेंगे। जी बिल्कुल, बातें तो यही आ रही हैं कि PTI से कोई होगा, अगर हुआ तो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट PTI से होगा। कहा तो यही जा रहा है। अच्छा, एक और बात सदीक, मैं चाह रहा था कि आप इस पर बात करें कि सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जो तब्दीली का आगाज़ हो वो सेनेट से किया जाए और वहाँ पर अपोजिशन की अक्सरियत है। तो ये कहना है नून लीग के लोगों का कि वहाँ पर आप करें, और अगर उसमें मौलाना फजलुर रहमान की ये तजवीज़ आई है कि अगर जनाब यहाँ पर आपका आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो अब मौलाना गफूर हैदरी साहब को सेनेट का चेयरमैन बना दें। अच्छा चले, यहाँ पे अगर आप नहीं बनाते, कौमी असम्बली में फिर दूसरे मरहले में आके आप अगर तहरीक अदम एतमाद पेश करते हैं तो फिर उनका ये कहना है कि आप असद कैसर साहब को अगर हटाते हैं तो उनकी जगह मौलाना असद महमूद को
आप बनाएं कौमी असम्बली का स्पीकर। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे को बनाएं, उन्होंने कहा मौलाना असद महमूद को बनाएं। सही है सर, मौलाना फजल रहमान भी ज़ाहिर है अब मज़ीद घाटेगा तो कोई सौदा नहीं कर सकते ना। लेकिन सबसे बड़ी बात तो समीर साहब यही है जिसके लिए अब ये मिन्नत तरले कर रहे हैं हुकूमती इत्तेहादियों के, जब तक वो इस साइड पे नहीं आएंगे उस वक्त तक तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हाँ, सेनेट का चेयरमैन ये अपने तौर पे तब्दील कर सकते हैं, उससे आगाज़ कर सकते हैं, एक बुनियाद पड़ सकती है। और मेरी इतलात के मुताबिक वो जो दिलावर खान ग्रुप था वो भी अब कल्टी खा गया है, वो भी अब दूसरी साइड पे जाएगा। अब उस तरह वो सपोर्ट नहीं करेगा हुकूमत की जिस तरह उन्होंने माजी में की थी, तो वो उन्होंने भी अपनी साइड जो है वो चेंज की है और वहाँ से ये आगाज़ करके ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत अरसे से आप पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं। माजी में तो हमें इस बात की मिसाल नहीं मिलती कि हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ कोई भी मूव ऐसी जिसको इस्टेब्लिशमेंट की हमायत ना हो कामयाब हो गई हो। तो ये अब आपका इस वक्त की जो सिनेरियो है इसमें आप क्या कहते हैं कि क्या हो सकता है? मेरे जहाँ तक मेरी समी साहब इतलात हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने यही कहा है इनसे कि भाई आप जाने, आप इनको हटाना चाहते हैं, चाहे स्पीकर है या चेयरमैन सेनेट है या प्राइम मिनिस्टर है या उस्मान बुज़दार है, आप अपने नंबर्स गेम पूरे करें। आप चेंज करना चाहते हैं आप कर लें, हमें क्या एतराज़ होगा। उन्होंने कहा जी हम ऐसे ही न्यूट्रल रहेंगे जैसे खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में रहे, जैसे खानेवाल के और लाहौर के ज़मीनी इंतखाब में रहे। इसी तरह उन्होंने कहा जी हमारा कोई इस किस्म का रोल नहीं है। वो ज़ाहिर है जो अभी एक वो इदारों की जो एक अपनी इज़्ज़त व वक़ार की बहाली है जिसकी आप पहले बात कर चुके हैं, तो वो उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए आज की और कल जो तकारीर हुई है, नून लीग, पीपल्स पार्टी वाले सारे मुख्तलिफ टॉक शोज़ में कि क्यों कह रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों से कि भाई आप इनका साथ छोड़ें वरना आप भी इनके जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। वो मुसलसल उनके ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। और आज जो वाक़या हुआ कौमी असम्बली में कि खुद एक हुकूमती जो खातून हैं सायरा बानो GDA की हैं, GDA इत्तेहादी हुकूमत की, उन्होंने जो है वो PTI की खातून आलिया हमज़ा, उनको वो बोलने की जब इजाज़त नहीं दी तो वो अपनी यानी कि हुकूमत में रहते हुए उन्होंने कोरम पॉइंट आउट कर दिया और उस कोरम को हुकूमत की बजाय अपोजिशन ने पूरा किया और फिर वो ख्वाजा आसिफ की तकरीर शुरू हो गई। तो वो मैसेजेस तो जा रहे हैं, तो ये हो सकता है। और पिछले दिनों काफ लीग के जो चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं, आपने हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की बात की, उनकी भी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हुई हैं। अब यहाँ पे काफ लीग, GDA, MQM, अच्छा MQM ने आज 11 बाकायदा नुकात दिए हैं इस मनी बजट के ख़िलाफ़ और उन्होंने कहा जी ये इसके ऊपर जो है वो ये गौर किया जाए मुख्तलिफ टैक्सों के हवाले से। आज सलाउद्दीन ने फिर कहा, मैं बार बार उनका इस बार जिक्र कर रहा हूँ कि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मौजूद हैं, लेकिन आखिर पे आकर वो कहते हैं जी हम वोट का फ़ैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी पे छोड़ते हैं। अब कल जो है वो इम्कानात तो यही हैं कि ये पास ये हो बिल जाएगा, तो पास हो जाएगा, करवा लेगी, लग तो यही रहा। वो तो सादा अक्सरियत हाउस में मौजूद मेंबरान की है, वो उनको चाहिए वो उसमें करवा लेंगे। और मैं अपनी उस बात पे जो मैंने गुज़श्ता दिनों में की थी, अपोजिशन भी ये चाहती है कि ये पास हो, उनको ज़ाहिर है वो पास होगा तो वो कहेंगे जी देखें जी। देखिए अपोजिशन तो चाहती है कि ये पास हो और वो IMF की खुशनुदी के लिए बेकरार है। जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने तो ये कहा है कि जी IMF से ये कहा है कि नज़र सानी हम कर सकते हैं, हम भी आपको पैकेज दे देंगे, आप इनसे बात ना करें, ये जो कर रहे हैं इस पर आप बात ना करें, लेकिन हम आपके ताबेदार हैं और इनसे ज़्यादा ताबेदारी दिखाएंगे, सानू मौका तो दो। तो वो मैसेज, इसलिए इस बिल के पास होने में किसी की कोई रुकावट नहीं है। ये जो गरीबों पे टैक्स लग रहा है, ये उसको बचाना, उसको रोकना इन लोगों की किसी की भी तरजीहात नहीं है। ये सारे के सारे अब IMF की इसलिए मंजूरी और IMF की दोस्ती इसलिए ज़रूरी है कि आप आगे, उनको भी पता है कि हम आगे चल नहीं सकते और अपोजिशन को पता है कि अगर अमेरिका की आशीर्वाद नहीं है, IMF की आशीर्वाद नहीं है, तो हम भी नहीं चल सकेंगे। तो साथ ये बताते हैं कि जो भाई लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि जी आप जो इंटरनेशनल अरीना है, अगर आप उससे निकल गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो सारे के सारे टॉप पे जो हैं इस मिनी बजट को, इस फाइनेंस बिल को मंजूर करना चाहते हैं और जो स्टेट बैंक के हवाले से जो लेजिस्लेशन है उसको भी करना चाहते हैं। और उसकी क्या वजह हो सकती है, ये सदीक साजिद साहब आप भी जानते हैं। अगर इस बारे में आप कोई राय का इज़हार करना चाहें तो मुझे, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, वापस आएंगे तो आपने जिसका जिक्र किया सायरा बानो साहिबा का, उनकी गुफ्तगू भी सुनवाएंगे कि हुकूमती पार्टी के अंदर किस कदर बेचैनी है
और अहमद जवाद साहब के ट्वीट्स जो हैं वो तो सब देख चुके हैं। आज भी वो हर चैनल पे जाके बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इमरान खान साहब दरबारियों में बिल्कुल इस वक्त वो फंस गए हैं। ये सारा कुछ लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो हुकूमती इत्तेहाद है, जो तहरीक इंसाफ है, उसके अंदर भी लोग बड़े खफा हैं और मैं पहले सायरा बानो साहिबा की वो गुफ्तगू आपको एक सुनवा देता हूँ, सुनिए जी ज़रा। अब ये बात कर रही है रवैयों की कि ये रवैया हमें समझ में नहीं आया। सदीक साजिद साहब, ये क्या रवैया है सारा, क्या है ये बात बिल्कुल ठीक कर रही है सायरा बानो। देखिए, वो गुफ्तगू जब कर रही थी आलिया हमज़ा, वो तो पार्लिमानी सेक्रेटरी, वो बराए तजारत भी हैं, वो अपने कुछ फिगर्स की बात कर रही थी। और ये हमेशा ये होता है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको कम वक्त दिया जाता है, जो रवैयों की बात कर रही हैं। और फिर आप ये देखिए कि जब हुकूमती मेम्बरान, आपने ख़ुद भी नोट किया है कि 2-4 जो आगे बेंचों पे बैठे होते हैं, जी असद उमर ने तकरीर कर ली, फवाद चौधरी ने कर ली, मुराद सईद ने कर ली, हमाद अजहर ने कर ली, उसके बाद वो कहता जी बस जी काफ़ी हो गया। जब भी मेम्बरान पिछली साइडों पे, मुझे ये लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये टुवर्ड्स वुमेन है। अब आलिया हमज़ा जो हैं वो बहुत अच्छा, मैं आपको यकीन करें, मुझे कभी किसी ने इस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं भेजे जिस तरह से वो बड़ा मेहनत करती हैं और गवर्नमेंट की तैयारी, पूरी तैयारी के साथ किसी भी इशू पर वो चीज़ें भेजती हैं। इसी पे तो बात की थी ना आज इन्होंने, सायरा बानो ने, कि वो तकरीर कर रही है। अमजद अली खान में बैठे हुए थे उस वक्त पैनल ऑफ चेयरमैन के रुकन, तो उन्होंने उनको बार बार रोका। और जब इन्होंने फिर कोरम पॉइंट आउट किया सायरा बानो ने, तो आप ये देखिए कि आमद डोगर चीफ व्हिप हैं, वो इनसे बाकायदा झगड़ पड़े और बोला ये आपने क्या तमाशा लगा रखा, आप हुकूमत में रहकर कोरम की पॉइंट आउट कर रही है, इस किस्म के अल्फाज अगर ख़वातीन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये भी आगे से नहीं, इसका तो वज़ीर आज़म साहब को नोटिस लेना चाहिए। और फिर जो ख़वातीन जो थी वो तहरीक इंसाफ का जो सारा ये स्ट्रगल है, उसमें जो ख़वातीन हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और फिर ये कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं। और आप यकीन करें, मुझे कभी किसी और वजारत से चीज़ें नहीं आई, लेकिन आलिया साहबा जो हैं वो शायद उन्होंने एंकर्स के, रिपोर्टर्स के ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें वो जो अपनी रिसर्च करती हैं उसको वो भेजती हैं और जो भी कह रही हैं उसको उसके साथ एस्टेब्लिश करती हैं, विच इज़ वेरी वेरी रेयर दीज डेज। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत की ही कारकर्दगी बयान कर रही है और लेकिन ये औरतों के बारे में और हुकूमत ही उसको सुनने के लिए तैयार। भाई अगर 5 मिनट 10 मिनट उसने 15 मिनट तकरीर कर ली, अगर और वो 10 मिनट बोल लेंगी, कौन सा आपने वक्त की कैद लगा रखी है? इधर अपोजिशन लीडर को आप 3-3 घंटे बोलने देते हैं, वजीर जो 50-50 मिनट जो है वो बोल जाता है। अगर कोई खातून खड़ी होगी और आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस बयान कर रही है, वो तो शुक्र करें समी साहब कि अपोजिशन ने बचा लिया, वरना जिस वक्त सायरा बानो ने कोरम पॉइंट आउट किया था, अगर मेम्बरान गिन लिए जाते और अपोजिशन बाहर चली जाती तो ये सुबकी होती बहुत बड़ी। अच्छा, मैं आपको ये रवैयों की देखें, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और मैं जियो टेलीविज़न के लिए वाशिंगटन में मैं काम कर रहा था, तो मुझे पता ये चला बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ये फ़ैसला किया गया कि वो स्टेट बैंक की, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आएंगी पाकिस्तान से मुतल्लिक। तो मैंने पूछा कि क्यों ये आप ये इस तरह की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी ये क्रेडिबिलिटी का भी इशू है, फिर ये कह दिया जाता है कि हमने ये बात की है। तो अगर हमारा और अमेरिका के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो इट इज़ बेटर कि ये प्रेस रिलीज उन्हीं की तरफ से आ जाए। अच्छा, अब ये रवैये समझ आते हैं, यहाँ पर भी हम इस तरह की तफरीक कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो चीज़ वजारत ख़ारजा की तरफ से आनी चाहिए वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से आ जाती है, बाद चीज़ें जो ISPR की तरफ से आनी हो वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से आ जाती हैं। अच्छा, वो मिलकर सारे तैयार करते हैं उसको, वो वैसे ही होता है, लेकिन एक उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको एक बेहतर शक्ल देने के लिए आप उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ कर लेते हैं। अब कुछ ख़वातीन जो हैं, अगर उनको आप बोलने की इजाज़त देंगे तो इससे ये इंप्रेशन भी एक जा सकता है, ये तासुर भी आएगा और ये बाकायदा एक रिकग्निशन होगी कि तहरीक इंसाफ जो ख़वातीन अरकान को अहमियत दे रही है और वुमेन राइट्स के हवाले से वेरी पर्टिकुलर है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँ समी साहब, मैं आपको ये अंदर की बात भी बता देता हूँ, आपकी इस गुफ्तगू से मुझे याद आ गया। आलिया हमज़ा के इन्हीं अदाद शुमार की वजह से और इनकी तैयारी की वजह से, क्योंकि वो जो मुशीर हैं रज़ाक दाऊद साहब, वो तो
कभी कभार ही तशरीफ़ लाते हैं। वक्फा सवालात के दौरान जितने भी सवालों के जवाब हैं आलिया हमजा देती हैं, तैयारी के साथ देती हैं। अच्छा, ये उनकी जो कोर कमेटी है उसकी भी रुकन है। मैं आपको बताऊं, जो आपने रवैयों की बात की ना, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक मौका ऐसा आया था प्राइम मिनिस्टर मैंने बात की है रवैयों जी की और तरीका वारदात की। तरीका वारदात भी सुन लीजिए कि इनको एक फ़ैसला हो गया कि इनको कैबिनेट में शामिल किया जाए और वज़ीर ममलकत बनाया जाए तजारत का ही, कि चले जी इनको प्रमोट कर दिया जाए। आप यकीन मानिए वो रज़ाक दाऊद साहब ने इतना बुरा बनाया, उन्होंने कहा जी मैं छोड़ के चला जाऊंगा। और जो वो वज़ीर है इसी हुकूमत में बैठे हुए वो खिलाफ हो गए कि आप एक खातून को इतना प्रमोट कर रहे हैं, ये इनका बस ठीक है, ये कोर कमेटी के रुकन है। ये रवैयों की बात है, ये वारदात की बात है। लेकिन जो बात कर रहे हैं अहमद जवाद कि अब दरबारी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ने घेर लिया इमरान खान साहब को, और ये जो दरबारी हैं ये पहले सुलाएंगे और उसके बाद फिर टाइम टाइम फिश। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने बात की है। अहमद जवाद साहब की जो बात है, सदीक साजिद साहब जी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मेंबरान से ऑफ द रिकॉर्ड जो बात है वो अहमद जवाद की बात को इंडोर्स कर रहे हैं। अरे ये हकीकत तो है ना समी साहब, आप देख लें किन लोगों में गिरे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, सॉरी टू से, किन की बातें मानते हैं। और वो जो ये नज़र भी नहीं आएंगे आपको, जब ये तब्दीली होगी ये लोग आपको नज़र नहीं आएंगे। इलेक्टेड लोग, अब मुझे बताइए क्यों नहीं आजकल बोलता परवेज़ खटक, क्यों नहीं बोलता शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, ऐसे लोग जो कि सही सीजन जिनको पॉलिटिशियन कहा जाता है, जिनको तजर्बा है, जो वो खुद सामने आए, किस वजह से नहीं बोलते। अहमद जवाद साहब का कहीं सॉफ्टवेयर ना अपडेट हो जाए, कोई ऐसी है खबरें सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाली? नज़ीर चौहान साहब का तो हुआ था, हालात बदल गए हैं, अब नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, नई एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि अब होगा, होना होता तो अब सभी सॉफ्टवेयर पे आ रहे हैं। लेकिन अहमद जवाद ने भी जो क्रिटिसाइज किया वो शहजाद अकबर पे किया, और उन्होंने कहा है कि ये शहजाद अकबर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अकाउंटेबिलिटी जो है उसके हवाले से जो तहरीक इंसाफ के वादे थे कोई फैसला नहीं आया, किसी की कन्विक्शन नहीं हुई। और अब जो एक चीज़ जो जग हंसाई का बायस बनेगी कि शहबाज शरीफ साहब पर एक ही चार्ज पर नैब ने तहकीकात की है और उसी चार्जेस पर उन्हीं इल्ज़ामात पर FIA ने केस तैयार कर दिया और उन्होंने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और बेसिकली ये पाकिस्तान का जितना, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये कह सकता हूँ कि एक जुर्म को आप 2 दफ़ा ट्राई नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है कि ये फ़ैसला आएगा शहबाज शरीफ के हक़ में, और फिर उसके बाद ये हुकूमती वज़रा कहेंगे कि जनाब ये तो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है ये तो जनाब लाहौर हाई कोर्ट से आया। लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो ये जो शहजाद अकबर साहब का जो तरीका वारदात है, जिस तरीके से वो मामलात को लेके जा रहे हैं, वो बेसिकली अब मुंह पे आके गिरने वाली हर्ष है। क्या व्हाट डू यू से? आप देख लें 3.5 साल में वो किधर गया एसेट रिकवरी यूनिट, कितने पैसे बाहर लाए, वो कितने लोगों से मुआहदे वो आए ना 40 अरब रुपया के, पता नहीं 37 अरब रुपया, उसमें से बहुत सारा हिस्सा मुबैना तौर पर, मुझे नहीं पता कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, अभी अल्लाह जाने, ये शहजाद अकबर साहब जाने कि वो पता नहीं कहाँ गया। जब ये स्पेशल ऑडिट रिपोर्टें या खुफिया रिपोर्ट्स बाहर ये क्या ये क्यों साइन किया कि इसकी तफसीलात हम पाकिस्तान के लोगों को नहीं बताएंगे? ट्रांसपेरेंसी पर यकीन रखने वाली हुकूमत ये कैसे एग्रीमेंट कर सकती है कि जनाब हम इसकी तफसीलात नहीं बताएंगे? और अगर ये एग्रीमेंट हो भी गया था तो वज़ीर आज़म साहब को चाहिए था ना कि ऐसे बंदे का कान पकड़ के बाहर निकालते उसे कि तुम ये कैसे एग्रीमेंट करके आ सकते हो? मैं तो पाकिस्तान के अवाम को हर चीज़ बताने का पाबंद हूँ। वो ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाले खुद ऐसे मुआहदे करने लग गए कि हम तफसीलात नहीं बताएंगे। व्हाट इज दिस सदीक साहब? जी और दूसरी यही तो मसला है कि 7 साल से ये इनका फंडिंग का केस चल रहा था ना, अब जाकर तफसीलात बताई तो निकला है ना, और उसमें भी वो छुपाई हुई है चीजें, अकाउंट्स की तफसील नहीं आ रही। अब वो कह रहे हैं वो 32 करोड़ में से 31 करोड़ में से वो 2 मरतबा हो गिना गया, वो 15 करोड़ रुपए है। चलो 15 तो है ना, 1500 है, 15 करोड़ है। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। सदीक साजिद साहब और अलीना साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो है ना हसन जवाद साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे उस्मान मिर्ज़ा केस पर। वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम जिस स्टोरी पर बात करेंगे बड़ी वो इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। इस्लामाबाद में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक लड़के और लड़की पर तशद्दुद किया जा रहा था और फिर ये पता चला कि उनसे बहुत सारे एक्ट ज़बरदस्ती करवाए गए। सोशल मीडिया पर
ये वीडियो आई और मुकदमा दर्ज हुआ, तहकीकात हुई। उस्मान मिर्ज़ा नामी एक शख्स मुबैना तौर पर इसमें जो इन्वॉल्व था उसको गिरफ़्तार भी किया गया और भी बहुत सारे लोग। पूरे केस की समाअत हो रही थी और विक्टिम्स जो थे उनके साथ पूरा मुल्क हमदर्दी का इजहार कर रहा था। लेकिन यकायक क्या हुआ, कल विक्टिम ने आकर ये बयान दिया। उसने कहा कि वकील भी अपना तब्दील किया और ये कहा कि मैं तो इस शख्स को पहचानती भी नहीं हूँ और बिल्कुल मुझे किसी ने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश भी नहीं की। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि जो रियासत है वो इस केस को टेकअप करेगी। लेकिन इस बीच में हुआ क्या? हसन जावेद साहब वकील हैं जो पहले विक्टिम को रिप्रेजेंट करते रहे, लेकिन कल उनको भी अचानक तब्दील कर दिया गया क्योंकि शायद विक्टिम ने ये फ़ैसला कर लिया था कि उन्होंने प्ली अब दूसरी लेनी है। हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं सबसे पहला मेरा सवाल ये है, हर आदमी जानना चाहता है कि हुआ क्या, आपको क्या लगता है? कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है, वो मैं बाद में शेयर करूँगा, बट फर्स्ट आई वांट टू हेयर, क्योंकि आप तो विक्टिम के साथ, उनकी फैमिली के साथ डायरेक्टली इन टच थे, तो ये कई महीनों से ये इसकी समाअत और हेयरिंग चल रही थी, तो कुछ तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा, प्रेशर है, दबाव है, कोई पैसे हैं, कुछ और हुआ क्या? जी बहुत शुक्रिया मोहतरम समी साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इस केस के साथ मुंसलिक था विक्टिम्स की काउंसिल के तौर पे। मैं उनके बिहाफ पर उनकी इंस्ट्रक्शंस और उनकी डायरेक्शन के मुताबिक इस केस को परस्यू कर रहा था और ये केस फिर मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ एविडेंस की स्टेज पर पहुंचा और एविडेंस में भी आलमोस्ट 14-15 प्रोसिक्यूशन के गवाहान जो हैं वो कंप्लीट हो गए थे, जिनकी एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका था। तो गुज़श्ता रोज़ जो विक्टिम्स थे उनकी जो है वो शहादत के लिए फ़िक्स था ये केस, और ज़ाहिर है उसके मुताबिक हमने अपनी तैयारी भी की हुई थी और अपनी उनके साथ कंसल्टेशन सेशन जो हमारे होते हैं प्रिपरेशन के लिए वो भी हो चुके थे और एज़ पर आवर स्ट्रेटजी और डिस्कशन जो है, क्योंकि गुज़श्ता उससे एक रात कबल तक हम आप में से राब्ते में थे मेरे क्लाइंट्स, लेकिन सडनली ये हुआ कि गुज़श्ता रोज़ जो कोई एविडेंस के लिए डेट फिक्स थी अतार रबानी साहब की, जो हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उनकी कोर्ट में, तो मेरा अपने क्लाइंट्स के साथ रब्ता मुनक़ता हो गया। उनके साथ मेरा कोई कन्वर्सेशन टेलीफोनिक नहीं हो पा रही थी, नंबर बंद थे उनके या अटेंड नहीं हो रहे थे। तो उसमें फिर यह है कि ज़ाहिर है एक काफ़ी अर्सा वक्त गुजर गया और कोर्ट के बार बार इसरार पर ज़ाहिर है कोर्ट को भी इस सिचुएशन से मैंने इंटीमेट कर दिया कि मेरा रब्ता अपने क्लाइंट से नहीं हो पा रहा है। तो ज़ाहिर है फिर आईओ को भी कोर्ट ने तलब किया और उसके बाद फिर जो आखिरी औकात जो कोर्ट के होते हैं उसमें ज़ाहिर है वो विक्टिम्स पेश हुए और उन्होंने एक फ्रेश काउंसिल को इंगेज किया और फ्रेश काउंसिल के पावर ऑफ अटार्नी उन्होंने सबमिट की दो, यानी मैं उनका काउंसिल उस वक्त फिर नहीं रहा और नया काउंसिल उनके आगे। लिहाजा ये मेरे लिए भी ज़ाहिर है एक सरप्राइजिंग चीज़ थी जो वहां पर हुआ, लेकिन जाहिर है उनका एक लीगली स्पीकिंग उनका राइट है किसी भी क्लाइंट का कि वो कोई भी काउंसिल नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे टोटली मेरे लिए भी और मैं आपसे एक और बात करना चाह रहा हूं कि आपने बताया कि खासी हद तक इसकी समाअत हो चुकी है। आज ये हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो खुद इस केस की पैरवी करेंगे। पहले भी एक्चुअली तो वही कर रहे थे, प्रोसिक्यूटर जो था वही जो था उनका जो रियासत जो हुकूमत का होता है वो भी इसमें था। आप ये बताइए कि अब तक जो एविडेंस सबमिट हो चुका है, जो ये कहना हुकूमत का कि वो प्रेस करेगी और दे विल गो हेड, आप कितने पुरुमीद हैं कि इस सूरत हाल में जबकि जो विक्टिम्स हैं वो बिल्कुल बैकआउट कर गए हैं, कोई सज़ा उनको हो सकती है जिन लोगों ने ये जुर्म किया? देखिए समी साहब, इसमें मैं एक गुजारिश कर दूं कि कोई भी ऑफेंस कमिट होता है सोसाइटी के अंदर, कोई भी जुर्म सरजद होता है, तो उसमें ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी कॉग्निजेंस ले और उसको टेकअप करके उस जुर्म के मुजरिमों को करार वाकई सजा दिलवाए। ये इस काम जुर्म में नहीं बल्कि किसी भी जुर्म के अंदर ये सादा सा प्रिंसिपल है दुनिया के अंदर और कानून की और आइन की दुनिया के अंदर जो है। इस ऑफेंस के अंदर भी 6 जुलाई को ये वीडियो वायरल हुई थी, 7 जुलाई को ऑलमोस्ट 2020 में गुज़श्ता साल, और उसके बाद पुलिस ने इसकी कॉग्निजेंस लेते हुए एसएचओ थाना गोलड़ा जो थे उस वक्त के दिदैन एसएचओ आसिम गफ्फार, उनकी मुद्दयत में ये एफआईआर दर्ज हुई थी। गोया स्टेट इसकी मुद्दई है इस एफआईआर की।
इस केस की मुद्दई ऑलरेडी स्टेट है और ये जिस डिटर्मिनेशन की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये एक्सेलरेट करता है चीज़ों को आगे बढ़ाता है। लेकिन ऑलरेडी पुलिस इसकी कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंट लॉन्च हुई है वो SHO थाना गोलड़ा की कंप्लेंट पर FIR लॉन्च हुई है। और उसके बाद अगर विक्टिम्स जो है, नो डाउट विक्टिम्स की जो एविडेंस होती है वो एक वाइटल पार्ट ऑफ एविडेंस होता है किसी भी ट्रायल के अंदर, लेकिन जो कोर्ट्स में फैसला करना होता है उन कोर्ट्स के फैसला इन टोटलिटी में एविडेंस को देखना है कोर्ट ने कि इससे पहले जो गवाहान आए हैं, FIA के साइबर क्राइम विंग के गवाहान आए थे, फोरेंसिक की रिपोर्ट्स आई थी, फोटोग्रामेट्री टेस्ट थे या बाकी चीजें जितनी थी उनको, फिर विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स को, इन सबको इन टोटलिटी देख के कोलैबोरेट करके कोर्ट अपना ओपिनियन डेवलप करेगी। और कोर्ट क्या ओपिनियन डेवलप करती है, ज़ाहिर है हम जब कोई मैटर सब जुडिस बिफोर कोर्ट होता है या हम किसी केस के साथ एसोसिएट रह चुके होते हैं तो उसमें हमारी लिमिटेशन होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इतनी गुजारिश मैं कर दूं कि कोर्ट जो है इन टोटलिटी पूरी एविडेंस को देखेगी। जी समीर साहब। अच्छा, मेरा सवाल आपसे गुजारिश कर रहा था कि इन टोटलिटी कोर्ट पूरी एविडेंस को देख के कोई ओपिनियन अपना डेवलप करेगी। अभी भी जो इनकी एविडेंस कंप्लीट नहीं हुई, दोबारा कोर्ट ने 18 को कंप्लीट किया, कॉल किया है इनको, जो प्रोसिक्यूटर है उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन जारी है इनके ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि आप इनसे खासे अरसे से डील कर रहे हैं, इस सारे ड्यूरिंग दैट टेन्योर कभी आपने महसूस किया कि इन पर कोई प्रेशर है या कोई किसी से कोई बिहाइंड द सीन कोई बारगेनिंग की भी बात हो रही है? कभी आपको कोई इंप्रेशन ऐसा आया कभी भी? देखिए समीर साहब, मैंने जिस तरह गुजारिश की ना जी कि जब से मैं इस केस के साथ एसोसिएट हुआ हूँ बीइंग द काउंसिल ऑफ विक्टिम्स, और इन्हीं की इंस्ट्रक्शंस और अपने जो क्लाइंट्स थे उनकी इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस के मुताबिक मैं उनके साथ मुसलसल राब्ते के नतीजे में ये सारा केस परस्यू करता रहा हूँ गुज़श्ता कल से पहले। इस दौरान ज़ाहिर है हमारी जो कोई वकील की अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन होती है वो ज़ाहिर एक प्रिविलेज डिस्कशंस भी होती हैं, लेकिन इन जनरल मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इनकी तरफ से डायरेक्टली किसी किस्म की कोई इंटीमेशन इस तरह की कभी नहीं हुई कि जिसमें इन्होंने मुझे कोई शायबा पड़ा होगा इस तरह का कोई मामला होने जा रहा है। मेरी तो इवन एक दिन कबल तक रात गए उनके साथ जो बात हुई उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम सुबह कोर्ट में एविडेंस पेश करेंगे, लेकिन सुबह ज़ाहिर है कि उन्होंने एक फ्रेश जो आप कहने के काउंसिल के साथ एक अपने मौक़िफ़ के साथ वो आए हैं कोर्ट के सामने। मेरे साथ कभी उन्होंने डिस्कशन नहीं की इस तरह की डायरेक्टली कोई बात नहीं। ये एक अजीब बात है, ये एक ऐसा केस है जिसमें पूरा पाकिस्तान, पूरा सोशल मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया वो ये चाह रहा है कि जिसने ये जुर्म किया उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और इस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने कि वो जो विक्टिम्स हैं उनके नामों तक को छुपाने की कोशिश की, हर चीज़ को ब्लर करके उनकी आइडेंटिटी ना इजहार हो, यानी उनकी पूरी जो प्राइवेसी थी उसका पूरा ख्याल रखा गया। और फिर जो विक्टिम्स थे, एक पूरा प्रोसेस है, जेल में शनाख्त परेड हुई, उसके बाद एक एक का रोल उन्होंने वहाँ पर बताया कि इसका ये रोल था, इसका ये रोल था, मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान भी हुए, सब कुछ हुआ, और अब ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने आके अपना बयान तब्दील किया। तो कोई कानूनी तौर पर भी वो किसी मसले में फंस सकते हैं, यानी अपने बयान तब्दील करने के हवाले से कि मजिस्ट्रेट को बयान दिया, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, शनाख्त हुई, सब कुछ हुआ, अब अचानक ये कह देना कि मैं तो पहचानती नहीं हूँ। देखिए समीर साहब, ये तो एक मौक़िफ़ है कि जो कोर्ट के सामने कल आया है, और ज़ाहिर है एक नई सिचुएशन अराइज हुई है कोर्ट के सामने, और मैं गो के चूँकि इस केस में उनकी तरफ से काउंसिल रहा हूँ तो हमें हमारी प्रोफेशनल और लीगल एथिक्स का ख्याल रखते हुए हम बहुत ज़्यादा कमेंट इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लीगल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के कोई खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये बात जो है वो कोर्ट के, अब इट्स अप टू द ऑनरेबल कोर्ट नो। मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करूँगा इस मौके पर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो कोर्ट है जो इसको कंडक्ट कर रही है ट्रायल को, अतार रबानी साहब जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोर्ट को हेड भी कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और इवन हमारी जो मजिस्ट्रियल कोर्ट थी वकार गोंदल साहब जिनके पास रिमांड के दौरान मुल्ज़मान पेश होते रहे, बहुत बेहतरीन ट्रायल, बहुत तमाम कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखा, एक एक मौके पर उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया
कि हम विक्टिम्स के, एक्यूज के, हम प्रोसिक्यूशन के, सबके जो लीगल फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे और इंसाफ के हसूल को भी यकीनी बनाएंगे इस मौके पर। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट अभी भी, ये केस कोर्ट के सामने पेंडिंग है, अभी भी आईओज जो है इस केस के, उनकी गवाहियां अभी, एविडेंस उनकी बाकी है, उनकी अभी इन विक्टिम्स की भी ज़ाहिर है एविडेंस अभी नेक्स्ट डेट पर भी चलेगी, जो चूंकि प्रोसिक्यूटर जो है इस केस के हसन आबाद, वो उनके ऊपर अभी भी क्रॉस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लिहाजा ये एक बहुत अच्छी आप कह लें कि पूरी हमारी अदालतों की, हमारी इसके अंदर कारकर्दगी रही और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो कानून के इंसाफ के तकाज़े हैं उसमें पूरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन जावेद साहब, बड़ी बयान कर रहे थे। अच्छी बात है वज़ीर आज़म साहब ने जो हदायत दी है कि रियासत हुकूमत इस केस को लेकर चलेगी आगे, उम्मीद रखनी चाहिए कि जिन्होंने जुर्म किया वो इससे नहीं बच सकेंगे। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह तज्ज़िया में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।